चला बैंकिंग एग्जाम्स में अगर तैयारी अच्छे से है, विद इन 7 to 8 months कोई भी जॉब पे जॉब मिल सकता लग है। सकता है। आपका जॉइनिंग ईयर क्या है? तो एफसीआई का मेन मोटो है कि जो फूड है बेसिकली, जैसे राइस वीट, जो एसेंशियल फूड है उसे स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना और एक बफर स्टॉक मेंटेन रखना। सो आपका पोस्ट का नाम क्या है? मेरा पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ग्रेड 3 डेपो। वर्कलोड कैसे है? आने वाली जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो ये चॉइस कर सकते हैं कि हाँ एफसीआई भी एक बहुत अच्छा सेक्टर है जिसमें वो काम कर सकते हैं। क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, आपने कैसे मेहनत की, इस पे एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि तैयारी पीओ की करो हमेशा। हाँ, एक क्वेश्चन तो सबको ये आता है, क्या मैं एसएससी भी करूँ एक साथ, बैंकिंग भी करूँ? अब आप जैसे एफसीआई लेके आ गए, तो ऐसे बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं, तो ये डायलेमा होता है कि हाँ मैं कौन सा एग्जाम दूँ, कि किसी बंदे को सिर्फ एक ही जगह पे फोकस होना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करोगे? मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा कि एक ही फॉलो करो, क्योंकि मैंने भी एक ही फॉलो किया था, यानी कि बैंकिंग फॉलो किया था। उन्हें एक बार एटलीस्ट एक प्रॉपर कोर्स कर लेना चाहिए, मतलब ग्रामर कैसे होता है, क्योंकि बोलना अलग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस तरीके से इंग्लिश पूछा जाता है, तो उसके लिए वो एक बार गो थ्रू होना जरूरी है। तो मैथ्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि स्पेशली फॉर बैंकिंग शांतनु सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है। एंड देन रीजनिंग के लिए सौरभ सिंह सर, ओके। वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड इंग्लिश के लिए जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद प्रकाश सिंह एंड वेलकम टू द वेद पॉडकास्ट। दोस्तों, आज हमारे साथ जो पॉडकास्ट में आने वाले योगेश्वर म्हात्रे, वो एफसीआई जैसे सेक्टर में काम करते हैं। अब बहुत लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि एफसीआई क्या है। अब ये सब जो क्वेश्चन होगा ना, इसके आंसर आपको मिलने वाले हैं। आप ये भी जानोगे कि कैसे एग्जाम्स होते हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना होता है, और सिर्फ यही नहीं, एफसीआई के बारे में हम जानेंगे कि कैसे ट्रांसफर पॉलिसी चलता है, कैसे प्रमोशंस होंगे। हम पूरा इसका निचोड़ करने वाले हैं, और योगेश्वर से हम ये जानेंगे कैसे हम प्रिपेयर करें एग्जाम को, हम क्या लॉजिक से प्रिपेयर करें। अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, तो मोटिवेशन क्या होना चाहिए, क्या एक लॉजिक होना चाहिए, इसके बारे में पूरा आप जानकारी लोगे। एंड प्लीज पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लास्ट में एक मोटिव ले लोगे और आपको एक पता चल जाएगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। सो डू वॉच। तो पहली बात तो सबके दिमाग में एक चीज आता है कि लोग गवर्नमेंट सोचते हैं, सेमी गवर्नमेंट सोचते हैं, पीएसयू सोचते हैं। तो उनका जो एग्जाम का जो एक लॉजिक बैठता है वो ये होता है कि यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, ठीक है, बैंकिंग। लेकिन एफसीआई जैसा जो सेक्टर होता है, वो आपने कैसे ऑप्ट किया, एंड ये अचानक से आपके पास कैसे दिमाग में आया कि हाँ ये ऐसे भी एग्जाम्स होते हैं? तो आपको ये कहाँ से पता चला? शुरुआत मैंने कॉलेज के दिनों में यूपीएससी से की थी, 2 साल क्लासेस वगैरह किए। बट जैसे जैसे थर्ड ईयर आया, फाइनल एग्ज़ाम्स आए, तो तब तक मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि यूपीएससी काफ़ी टाइम लेगा। एंड देन श्योरिटी नहीं थी, और घर के फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए जॉब को लगना बहुत ज़रूरी था। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, ढूंढा, तो मुझे पता चला बैंकिंग एग्ज़ाम्स में अगर तैयारी अच्छे से है, तो विद इन 7 to 8 months कोई भी जॉब पे जॉब मिल सकता लग है। सकता है। तो वहाँ से फिर ये सब में ग्रेजुएशन के बाद 6 महीने तो चले गए ये सब रिसर्च एंड ऑल में, लेकिन फिर स्टार्ट कर दिया मैंने बैंकिंग एग्जाम से। एंड देन वहाँ पे फिर मुझे पता चला कि एफसीआई का एग्ज़ाम भी बैंकिंग पैटर्न पे ही चल रहा है। तो ऐसे फिर एफसीआई का भी तभी नोटिफिकेशन आ जाता है 2022 अगस्त में। ओके। एंड देन तो उस आपका तरीके से ज्वाइनिंग ईयर क्या है? नोटिफिकेशन तो 2022 में आया था, लेकिन एग्जाम वगैरह सब कंडक्ट होके मैं 2023 में ज्वाइन किया। 23 में आपने ज्वाइन किया। यस। सो बेसिकली आपसे जो हमें अभी पता चला कि आपने बैंकिंग का मोटिव लेके आपने स्टार्ट किया पढ़ाई, एंड देन बैंकिंग करते करते, पढ़ाई करते करते आप यहाँ पे एफसीआई का एक नोटिफिकेशन आता है और आप देखते हो। सो विल एक्सप्लोर एफसीआई। तो पहली बात तो एफसीआई का मोटो क्या है, क्या वो करता है, वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है पहले? एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन एक्ट के अंडर फॉर्म हुआ है इन द ईयर अराउंड 1965। एंड इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो एफसीआई का मेन मोटो है कि जो फूड है बेसिकली, जैसे राइस वीट, जो एसेंशियल फूड है उसे स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना और एक बफर स्टॉक मेंटेन रखना। ओके।
मतलब क्राइसिस के टाइम पे ऐसे कुछ अनफोर्सिन सिचुएशंस को फेस ना करना पड़े, तो हमेशा एक बफर स्टॉक मेंटेन रखना। ओके, तो वो उनका स्टॉक को संभाले रखना हाँ। एंड देन उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन और यस ये सब यस। का वो देखना होता है। ओके, सो आपका पोस्ट का नाम क्या है? मेरा पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ग्रेड 3 डेपो। ओके, दिस इज द ग्रास रूट लेवल और ऑफिसर लेवल? नो, इट्स ग्रास रूट लेवल। ओके, ऑफ ऑफिसर? नो, ऑफ ऑफिशियल्स। 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 फिर उसके बाद कैसे हमारे दोस्तों को अगर एफसीआई का एग्जाम देना हो और उनको जानना हो इसके बारे में, सो कैसे होता है? मतलब आप जिसमें हैं उसके बाद फ्यूचर कैसा होता है? ओके, सो एफसीआई में बेसिकली मेन अभी 3 कैटेगरीज है। एक कैटेगरी 1 होता है जहाँ पे असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स होते हैं। देन वहाँ पे कैटेगरी 2 है जहाँ पे मैनेजर्स होते हैं। ओके। एंड देन कम्स द कैटेगरी 3 ऑफ ऑफिशियल्स, हम्म। जहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 3 से रिक्रूटमेंट्स होते हैं। सो वहाँ पे भी अलग अलग अभी ऑप्शन है, जैसे डेपो का एक रिक्रूटमेंट होता है, AG3 डेपो, देन AG3 अकाउंट्स, AG3 जनरल एंड AG3 टेक्निकल। ओके, एंड एफसीआई के जो पेपर्स होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं? मतलब सेंट्रल लेवल जैसा एसएससी के पेपर होते हैं वैसे कि बैंकिंग जैसे? अभी मेरे टाइम पे तो IBPS ने एफसीआई का पेपर कंडक्ट किया था। ओके। सो थोड़ा सा मिक्स था इस टाइम, मतलब अभी तक कैसे बैंकिंग पैटर्न फॉलो हो रहा था, तो अभी बैंकिंग भी था और थोड़ा सा जीके भी था। ओके। लेकिन जीके वेल अच्छे से नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया था कि प्रीलिम्स के लिए 8 स्टैंडर्ड तक का था एंड देन फॉर मेंस 10 स्टैंडर्ड तक का था। ओके, एंड सबसे बेसिक अगर मैं स्टार्ट से स्क्रैच करूं, ठीक है, कि पहली बात तो आपका जो मोटिवेशन है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आना है, ये हुआ कहाँ से शुरू? जैसे कि मैं फैमिली में सब अंकल आंटी एंड सब गवर्नमेंट सेक्टर में ही है। ओके। मतलब मेरे बड़े चाचा बड़े चाची एयर इंडिया में थे। एंड देन दूसरे अंकल थे, वो भी अभी आरसेफ में है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स अलीबाग में। सो मैंने उनका लाइफस्टाइल देखा। फिर इसमें बड़े चाचा का काफ़ी बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने मुझे, मतलब मैं तो 10th के बाद उनके पास गया था कि मुझे कॉमर्स लेना है और मुझे बिजनेस करना है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी ऐसा बताया कि ऐसा होता है बिजनेस में, रिस्क होते हैं एंड ऑल। एंड देन प्राइवेट जॉब में जो प्रॉब्लम्स है, और मैंने भी काफ़ी क्लोज से देखा है कि प्राइवेट जॉब में कैसे होता है। मतलब पापा ने पहले 15 साल नेवी में जॉब किया एंड देन उसके बाद फिनेंस सेक्टर में जॉब किया उन्होंने, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में 10 साल ICICI में, 2 साल बजाज, 2 साल रेलिगेयर, और अभी उनका खुद का बिजनेस है। लेकिन जो 15 साल पापा ने प्राइवेट सेक्टर में, जो मैंने उन्हें क्लोजली देखा है कि कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, मंडे का टारगेट्स के Achieve करना रिलेटेड होता है। टेंशंस। तो मैंने उधर तो मतलब माइंडसेट वैसे मेरा बन ही गया था कि मुझे जो भी करना है गवर्नमेंट सेक्टर में करना है, कुछ भी करके गवर्नमेंट जॉब चाहिए। सो जो बड़े चाचा है उन्होंने भी काफ़ी बताया कि गवर्नमेंट जॉब में मतलब स्टेबल लाइफ होता है, फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, बाकी भी कुछ अगर हॉबीज वगैरह है तो परस्यू कर सकते हैं। तो वहाँ से मेरे दिमाग में बस बैठ गया था कि कुछ भी करके गवर्नमेंट जॉब चाहिए। सो डू यू थिंक हाँ कि गवर्नमेंट जॉब जो होते हैं हाँ। वो एक्चुअली एक स्टेबल जॉब है? यस। एंड सेकंड, कि स्टेबल के साथ वर्कलोड कैसा होता है? जैसे आपका ही डिपार्टमेंट ले लेते हैं एफसीआई में, वर्कलोड कैसा है? वर्कलोड, वर्क लाइफ और मतलब वर्क कल्चर भी सब अच्छा है, मतलब ऐसा। मतलब बैलेंस आउट होता यस है? यस, बैलेंस्ड। ओके, सो आप अगर जैसे सोचते हैं कि हाँ एफसीआई में मेरा आना सही था, कोई और एल्स डिपार्टमेंट में नहीं आया, तो यू आर संतुष्ट हो उससे? मेरा एफसीआई के पहले SBI PO का इंटरव्यू सब हो गया था। Okay. सो वो मेरा कुछ एक थोड़ा मार्क्स की वजह से रह गया। एंड देन एफसीआई का फर्स्ट, जो मेरा फर्स्ट रिजल्ट आया कि मैंने फुल सब स्टेजेस क्लियर करके सिलेक्टेड हो गया हूँ, तो वो एफसीआई का ही था। सो बेसिकली मैंने 2 एग्जाम्स क्लियर किए थे, एक FCI EG3 और LIC ADO का। LIC ADO का तो वो एक डिलेमा था कि कहाँ जाना है। लेकिन फाइनली मैंने FCI ज्वाइन करके, लेकिन अभी मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने कोई गलत डिसीजन लिया है। मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ। आने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो ये चॉइस कर सकते हैं कि हाँ एफसीआई भी एक बहुत अच्छा सेक्टर है जिसमें वो काम कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली। ओके, सो चलिए अब एफसीआई में जैसे आप आए हैं तो उसकी जो तैयारी थी उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, सो आपने ये शुरुआत कैसे की? मतलब
उसमें क्या सेक्टर्स होते हैं, क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, आपने कैसे मेहनत की, इस पे एक्सप्लोर करते हैं। यस। सो प्रीलिम मेंस में मतलब सब कंटेंट तो सेम ही है। ओके। जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, एंड देन जीके है। हम्म। सो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये तो मतलब जो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर किया था वही था। हम्म। जीके मतलब कैसे मैंने यूपीएससी के टाइम पे भी एक बार थोड़ा गो थ्रू हो गया था सिलेबस से, देन एसएससी का भी बीच बीच में मैं थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा था, तो वही मैंने रिवाइज किया। सो मतलब आपकी तैयारी वैसी चल रही थी। वैसे ही तो चल रही थी। रीजनिंग के लिए आपने ऐसे कुछ अलग से करना पड़ता है, मतलब उसकी रीजनिंग कैसी होती है? एक जो मैं बोल सकता हूँ आरबीआई लेवल की होती है कि बैंक पीओस की लेवल की होती है कि बेसिक जैसा एसएससी में चलता है वैसे? AG3 का जो रीजनिंग और मैथ्स था वो बेसिकली एसबीआई क्लर्क लेवल था। मैथ्स एंड यस। रीजनिंग रीजनिंग भी एसबीआई क्लर्क लेवल। एसबीआई क्लर्क एसबीआई लेवल। क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स वैसे। मतलब जित अगर कोई बंदा एसबीआई क्लर्क और ये सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो वो ये एग्जाम दे सकता है, वो थोड़ा दे बहुत सकते हैं, सिमिलर है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि तैयारी पीओ की करो हमेशा, हाँ। ताकि उससे जो इजी वाले होते हैं वो हम्म। इजीली हो जाए। हम्म। तो ये हाँ। जब जब आप तैयारी करते हैं, बहुत लोगों को ये दिमाग में ये आता है, ये चीजें क्वेश्चंस आते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा जगहों में नहीं बट रहे क्या? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर एज अ एस्पिरेंट मैं हूँ, एक क्वेश्चन तो सबको ये आता है, क्या मैं एसएससी भी करूँ एक साथ, बैंकिंग भी करूँ? अब आप जैसे एफसीआई लेके आ गए, हम्म। तो ऐसे बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं, तो ये डायलेमा होता है कि हाँ मैं कौन सा एग्जाम दूँ, कि किसी बंदे को सिर्फ एक ही जगह पे फोकस होना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करोगे? ये डिलेमा मुझे भी था कि मतलब एसएससी करना है या बैंकिंग करना है। सो जितना मैंने ऑब्जर्व किया तो मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा कि एक ही फॉलो करो, क्योंकि मैंने भी एक ही फॉलो किया था, हम्म। यानी कि बैंकिंग फॉलो किया था। हम्म। सो जस्ट जब एफसीआई का आया तो हाँ, डेफिनेटली अभी सिलेबस में है तो जीके पढ़ना ही पड़ा, हम्म। नहीं तो मैं प्योरली बैंकिंग पे ही फोकस था। और उसी हिसाब से आप चल रहे उसी थे? हिसाब से प्रिपरेशन चालू था। ओके। सो इट बिकम्स इजी फॉर यू। इजी, यस। ओके। सो इंग्लिश जैसा है, हाँ। अब अब दो व्यक्ति लिखते हैं। हम्म। एक व्यक्ति जिसकी इंग्लिश नॉर्मल है, बहुत हम्म। नॉर्मल है, मतलब अभी जस्ट उसने स्कूल में लेवल में थोड़ा बहुत पढ़ा है, और एक जो है जो मुंबई जैसे नवी मुंबई या थाने या बैंगलोर दिल्ली ऐसे बड़े सिटीज में पढ़ा है। सो दोनों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इन्हें इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी चाहिए और इन्हें इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भले ही किसी की इंग्लिश अच्छी है या बुरी है, उन्हें एक बार एटलीस्ट एक प्रॉपर कोर्स कर लेना चाहिए, मतलब ग्रामर कैसे होता है, क्योंकि बोलना अलग, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस तरीके से इंग्लिश पूछा जाता है, तो उसके लिए वो एक बार गो थ्रू होना ज़रूरी है। मतलब चाहिए? कोई भी क्लासेस का वो कर सकते हैं, कोर्सेज यूट्यूब पे पहले फ्री जो है वो देख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि यूट्यूब के अलावा आप उनकी जो पेड बैचेस है वो ज़रूर एक्सप्लोर करिए। हम्म। उनका कॉस्ट भी अभी अभी ऑनलाइन की वजह से उनका कॉस्ट भी इतना नहीं है, हम्म। और वो थरोली अच्छे से प्रिपेयर करवा देते हैं। जैसे मेरे टाइम पे मेरा 90% प्रिपरेशन अड्डा 24/7 से मैंने किया। वहीं से आपने वही कंप्लीट कर से लिया वही था? से। ओके। एंड देन जैसे ही आपने मेंस के लिए कुछ अलग करना पड़ता है इंग्लिश में? इंग्लिश में मेंस के लिए अलग ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हाँ, मैथ्स और रीजनिंग के लिए डेफिनेटली अलग लेवल के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। इंग्लिश में भी थोड़े मतलब ग्रामर आपके चेक करते हैं बेसिकली, कि थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड्स और ये वर्ड्स सब? एंड फ्रेमिंग होता है हम्म। सेंटेंसेस का। हम्म। सो इतना ही कहूँगा कि एक बार गो थ्रू हो जाइए हम्म। पूरे सिलेबस से वगैरह, और डेली मॉक टेस्ट जरूर डेली रखिए। मॉक डेली टेस्ट? एटलीस्ट प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट डेली। तो मैंने डेली, मेरा हैबिट ही था कि मैं डेली एक प्रीलिम मॉक टेस्ट देता था, और जैसे जैसे मेंस का भी प्रिपरेशन मेरा हो गया, तो मैं मेंस का भी एक सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर देता था। एक दिन प्रीलिम मॉक टेस्ट प्लस एक मैथ्स का सेक्शनल मॉक टेस्ट, एक दिन रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट, जैसे टाइम मिले वैसे। और बीच के टाइम में जो जो एरियाज में काम करना है, जैसे मैथ्स का कोई टॉपिक है तो उसके वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, वो देख के उस पर काम करता था। उसके ऊपर वर्क करते थे। एंड कॉन्ट का आपने जैसे बताया कि कॉन्ट में प्री में और मेंस में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, तो मेंस के लिए आपने कैसे एज क्या तैयारी की एंड कहाँ से की थी? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि कहाँ से की थी? जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 90% सभी जो मेरा प्रिपरेशन है वो अड्डा 24/7 से ही हम्म। किया। अगर टू बी वेरी स्पेसिफिक, वहाँ पे भी अभी हर एक सब्जेक्ट के लिए दो से एक एक दो कोई से ना कोई दो टीचर से होता तीन है, हाँ। टीचर्स है। तो मैथ्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि
स्पेशली फॉर बैंकिंग। शांतनु सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है। एंड देन रीजनिंग के लिए सौरभ सिंह सर, ओके वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड इंग्लिश के लिए संतोष कुमार रे। ओके और जीए के लिए आशीष श्रीवास्तव और सॉरी आशीष गौतम और एक श्रीवास्तव सर है। दोनों Okay. भी जो टीचर्स है जीए के लिए, जिसको जैसे दोनों दोनों अच्छा पढ़ाते हैं। ओके तो हाँ हाँ, तो जैसे जीए का एक प्रॉब्लम आ जाता है कि जीए कौन सा पार्ट आता है, ठीक है, मतलब बैंकिंग वाला जो पार्ट होता है वो एक्सप्लोर करना है एफसीआई में, या बैंकिंग जैसे पूछता है, मतलब बैंकिंग रिलेटेड, देन करंट अफेयर्स, यस यस या एसएससी का जैसा रहता है जिसमें जीके जनरल नॉलेज ज्यादा पूछा जाता है, तो ये कौन सा जीए आता है इसमें? ओके। जो अभी एफसीआई ने भी जितना मुझे याद है पहली बार ये पैटर्न फॉलो किया था कि जीके भी रखा था। सो क्वेश्चंस काफी इजी थे, इकोनॉमिक्स टाइप बैंकिंग क्वेश्चंस थे। जो भी बैंकिंग क्वेश्चंस थे वो इकोनॉमिक्स रिलेटेड ज्यादा थे। जीडीपी रिलेटेड पूछ लिया, इन्फ्लेशन रिलेटेड, या इकोनॉमिक का अगर कोई सिचुएशन है तो कैसे आगे, चार ऑप्शंस थे। तो मैं वही कहूँगा कि हाँ एसएससी टाइप आप प्रिपेयर कर लीजिए जीके। ओके एंड करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स थे 5 क्वेश्चंस थे, अराउंड 5। तो मतलब कितने महीने के करंट अफेयर्स करने चाहिए? लास्ट 4 मंथ्स। लास्ट 4 मंथ्स के, मतलब लास्ट 4 मंथ्स इज इनफ? यस। ओके। तो जैसे आपने जीके के बारे में बात किया, आपने इंग्लिश के बारे में बात किया, आपने मैथ्स के बारे में, रीजनिंग के बारे में बात की, तो क्या आपके पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू होता है? नहीं, इंटरव्यू नहीं होता, प्री होता है, मेंस होता है, एंड देन रिजल्ट आता है। ओके, ये प्रोसेस कितना टाइम लगता था? जैसे कि अभी अगस्त 2022 में नोटिफिकेशन आता है, जनवरी और दिसंबर एंड, दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 अगस्त 2022 में नोटिफिकेशन आता है। दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में प्रीलिम्स कंडक्ट होते हैं, मार्च में मेंस, एंड जून 2023 में रिजल्ट। सम अप करें तो कितना महीना लग गया लगभग? उस टाइम तो मतलब नोटिफिकेशन से 6 महीना प्रिपरेशन के लिए था, और प्रीलिम्स से 3rd मंथ में मेंस हो गया, एंड देन अगेन 3 मंथ्स में रिजल्ट। सो मतलब प्रीलिम्स से 6 महीने में रिजल्ट आ जाता है, मतलब 6 मंथ्स का ये Yes, आपको yes. रिजल्ट आ जाता है इसके आ अंदर। जाता है। ओके, सो बेसिकली इट इज सेम लाइक बैंकिंग का। बैंकिंग, यस यस, बैंकिंग का अगर कोई तैयारी कर रहा होगा तो उसे ये जरूर जरूर ऑप्ट करना चाहिए। ओके, तो आप और क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे आपने बैंकिंग में थोड़ा सा महारत जैसे हासिल कर दिया, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई, तो बैंकिंग के साथ ऐसा और भी कोई पेपर है, मतलब अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ बैंकिंग का, मुझे और कौन कौन से पेपर देने चाहिए? अगर कोई बैंकिंग एस्पिरेंट है तो मैं कहूँगा कि आईबीपीएस एंड एसबीआई पकड़ के जो 6 एग्जाम्स होते हैं वो तो वो सारे देने चाहिए। एंड देन उसके साथ ही उसने एलआईसी के एडीओ एंड एओ या एलआईसी असिस्टेंट वो भी देने चाहिए। एनआईसीएल और बाकी के जो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस है, जो पीएसयू इंश्योरेंस कंपनीज है, वो भी देने चाहिए। एंड साथ ही अगर उन्हें एफसीआई या ईएसआईसी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में आना है तो उनके भी देने चाहिए, वो भी बैंकिंग पैटर्न पे ही होते हैं। बस इतना फर्क है कि ईएसआईसी एंड एफसीआई कंपेयर टू जो मेरे टाइम पे जो कंडक्ट हुए थे, तो उन्होंने बैंक प्लस जीके तो ऐसा पैटर्न फॉलो किया। उन्होंने बैंक प्लस जीके कर रहे हैं, और वेरस बाकी सबका बैंकिंग का ही प्योर बैंकिंग ही रहता है। ओके, सो योगेश्वर एक चीज कहिएगा, जैसे आपने बैंकिंग में बहुत सारे एग्जाम्स आपने दे दिए हैं और आपको बहुत सारा नॉलेज हो गया इसमें, सो आप ना नंबर वाइज बताइएगा कि कौन सा एक एस्पिरेंट को क्या चीज़ ऑप्ट करनी चाहिए। मतलब अगर बैंकिंग के एग्जाम्स है, जैसे क्लर्क एंड पीओ, एफसीआई है, सेबी है, ऐसे जो बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम है, तो कौन सा आप फर्स्ट करोगे कि मतलब हाँ ये एग्जाम देने लायक है? उसके पर्क्स भी बताइएगा कि क्या पर्क्स है, क्या कौन से, तो बताइएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रिपरेशन पीओ लेवल की होनी चाहिए। ओके, एंड पीओ एग्जाम्स तो डेफिनेटली देने चाहिए, जैसे आईबीपीएस एंड एसबीआई का पीओ हो गए, आरआरबी पीओ हो गया। एंड देन क्लरिकल एग्जाम्स भी देने हैं, इससे कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, क्योंकि क्लरिकल में ज्वाइन करने के बाद भी इंटरनल एग्जाम्स वगैरह बैंकिंग में होते हैं। सो अगेन वो बाद में पीओ हो सकते हो। देन इसके बाद एलआईसी में, एंड देन इंश्योरेंस जो है गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज है, उसमें एलआईसी के एओ एडीओ हो गए, देन एलआईसी असिस्टेंट हो गया, एनआईसीएल एंड जो बाकी जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके भी एओ, वहाँ पे एओ होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है,
सेम पीओ जैसा ही रहता है, सेम मतलब उसी लेवल के पेपर्स रहेंगे। उनके भी एओ एंड असिस्टेंट के एग्जाम्स दे सकते हैं, देने चाहिए इनफैक्ट। तो इसमें आप क्या रैंकिंग करेंगे कि कौन सा एग्जाम फर्स्ट मतलब ज़्यादा ऑप्ट ओके, करने की कोशिश कीजिए मैं कहना चाहूँगा कि पीओ एंड एओ के जो एग्जाम्स है वो प्रेफर करिए, पहले? क्योंकि सैलरी हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, जो पावर्स एंड डिसीजन मेकिंग एंड ऑल जो है हम्म, वो उसमें ज़्यादा है हम्म, कंपेयर टू जो क्लरिकल पोस्ट है या असिस्टेंट वगैरह हो गए, तो वो कैसे कि ऊपर से जो इंस्ट्रक्शंस आए वही फॉलो करना है, ओके तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग कम है। ओके। अब जैसे जिस सेक्टर में है एफसीए, ये होम पोस्टिंग प्रोवाइड करती है? यस, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरिट में रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मेरिट में रहोगे तो होम हाँ, पोस्टिंग तो पॉसिबल है? यस यस, एंड डिपेंड्स ऑन द वैकेंसी। ओके। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स वैकेंसी बहुत। वैकेंसी इन द सेंस, जैसे महाराष्ट्र में जितने इसके हम्म, डिविजनल ऑफिसेज हैं, हम्म, सॉरी ये मुझे लगता है कहना नहीं चाहिए। ठीक है, वो कट कर देंगे हाँ, उतना। होम पोस्टिंग जो एफसीआई में है वो मोस्टली डिपेंड करता है कि जिस जगह उन्हें होम पोस्टिंग चाहिए वहाँ के ऑफिसेस में वैकेंसीज है या नहीं। ओके, उसके हिसाब से। हाँ, एंड मेरिट में होना ज़रूरी है। ओके, जैसे बहुत सारे जो एग्जाम्स गवर्नमेंट होते हैं, हम्म, बहुत तादाद में लोग नॉर्थ वाले ज़्यादा देते हैं, यस, ठीक है। सो बहुत सारे उनके दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हम ये सारे सेक्टर्स जो होते हैं ये एग्जाम्स देने चाहिए कि नहीं, क्योंकि उनका जो डर है वो ज़्यादातर यही है कि होम पोस्टिंग मिलेगी कि नहीं। सो उनके लिए है ये एग्ज़ाम? यस यस, एफसीआई का भी जैसे हमारे टाइम पे जो नोटिफिकेशन आया था, तो उन्होंने नॉर्थ जोन, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट जोन, साउथ जोन और वेस्ट जोन, ऐसे जोन वाइज नोटिफिकेशंस निकाले थे, और जोन ओके, वाइज फॉर्म फिलिंग था। तो मतलब ये जोन वाइज आता है? यस यस, तो अगर कोई वेस्ट जोन में दे रहा है तो हम्म, उसके लिए ऑप्शंस रहेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। ओके, तो यही इनके सेक्टर्स हाँ, होंगे, वो जिसको भी जैसा देना रहेगा फिर यस वैसे। यस, तो पोस्टिंग इन्हीं 5 स्टेट्स में से कहीं मिलेगी। ओके, एंड हैंडसम सैलरी। यस क्योंकि मेन तो चीज़ होता है कि आपको होम पोस्टिंग मिल जाए हाँ, और फिर एक सैलरी भी जिसकी वजह से आप एकदम वेल सेटल रहो। यस। ठीक है, ये तैयारी का जो टाइम था जब आप एस्पिरेंट थे, तो आप कैसे फील करते थे? ऑब्वियसली डीमोटिवेशन तो आता ही होगा सबके लाइफ में, तो आप इन सबको कैसे कोप अप किए? मैंने मेरे सभी जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जो हैंडल्स है यहाँ पे अकाउंट्स को परमानेंट डिलीट ही मार दिया, ओके। मतलब टेम्पररी भी नहीं। मैं सोचा कि बाद में जब जॉब लग जाएगा वगैरह तो तभी देख लेंगे, कनेक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये एक हो गया। एंड देन मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह मैं देखता था यूट्यूब पे, जैसे संदीप महेश्वरी हो गए, विवेक बिंद्रा हो गए, सोनू शर्मा हो गए। ओके, तो जैसे आप बता रहे थे डीमोटिवेशन, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो इन सब फेज में जाते हैं। आपने तो अपने तरीके से ये कर लिया, सो आप क्या सजेस्ट करेंगे एस्पिरेंट्स को? क्योंकि मॉक जब आता है, हम्म मॉक का टाइम आता है, हम्म वहां से शुरू होता है डिमोटिवेशन। पढ़ाई के टाइम तो सभी नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही मॉक देने लगते हैं, तो आप मॉक्स के दौरान डिमोटिवेशन आता होगा। सेकेंड चीज, अब मॉक्स कैसे एनालिसिस करते थे? आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मॉक्स कैसे दिया जाए या हम्म। सेक्शनल्स कैसे दिया जाए, वो आप एक बार बता दीजिए। पहले तो मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट प्रीलिम्स का जो पोर्शन है वो पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। पहले कंप्लीट कर जैसे ही प्रीलिम्स पोर्शन हो जाता है मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिए, या 70-80% भी अगर पोर्शन कंप्लीट हो जाता है प्रीलिम्स लेवल, हम्म, क्योंकि क्लासेस भी उसी तरीके से पहले पढ़ाते हैं, पहले प्रीलिम्स का ही वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम्म, एंड प्रीलिम्स ही बेसिकली एक बेस बनता है, उसी लेवल पे मेंस पे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो प्रीलिम्स को एटलीस्ट 70-80% जैसे ही कवर हो जाता है मॉक टेस्ट शुरू शुरू कर दीजिए। डेली फुल लेंथ प्रीलिम्स मॉक दिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इनिशियली पहले रीजनिंग का एक सेक्शनल प्रीलिम्स का मॉक दीजिए, देन मैथ्स का दीजिए, इंग्लिश का दीजिए, एंड देन धीरे धीरे फुल लेंथ मॉक स्टार्ट कर दीजिए। हम्म, जैसे जैसे पोर्शन आपका कवर होते जाएगा साइड बाय साइड पोर्शन कंप्लीशन भी चालू रखिए, तो जैसे जैसे आपका पोर्शन कंप्लीट होते जाता है अपने आप नंबर्स बढ़ते हैं, मॉक टेस्ट में अपने आप स्कोर इंक्रीज होना चालू हो जाता है। एंड मॉक टेस्ट में एक मैं कहूँगा कि एग्जाम लेवल मॉक दीजिए। ओके। जैसे कि उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा टेक्स्ट टेक्स्ट बुक जो है, उनके जितने भी मॉक टेस्ट है वो एग्जाम लेवल ही होते हैं। कुछ कुछ एग्जाम से इजी भी रहते हैं, कुछ एग्जाम से डिफिकल्ट भी रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सारे दीजिए। जैसे कोई अगर मैं IBPS PO सपोज सिलेक्ट करता हूँ वहाँ पे एज एन एग्जाम, तो वहाँ पे प्रीलिम्स में मुझे 30 मॉक टेस्ट दिख रहे हैं, तो वो 30 में बहुत बार क्या होता है लोग पहले 2-3 देते हैं, उन्हें अच्छा स्कोर दिखता है, बोलते नहीं बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है। सारे मॉक टेस्ट दीजिए,
आपको पता चल जाएगा कि उसमें डिफिकल्ट मॉक टेस्ट भी है और इजी भी है। और अभी तो उन्होंने बाइफर्केशन भी कर दिया है कि किसी को टफ चाहिए तो टफ वाले भी रहेंगे, लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर स्कोर इम्प्रूव करना है तो एग्जाम लेवल ही दीजिए। ओके। एंड जैसे आप मॉक दे रहे हैं, मॉक में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, डीआई होते हैं, ठीक है, फिर बाद में पजल्स होते हैं, ये यस सब यस। होते हैं। सो आप मेक श्योर कैसे करते हो कि कैसे देना चाहिए? रीजनिंग का पार्ट आया कि ओके। आप पहले ही आप पजल करने लगे, कि क्या वे होता है कि पजल कुछ इजी भी होते हैं, कुछ हार्ड भी होते होंगे, ओके। तो आप कैसे एनालिसिस करते थे कि नहीं ये वाला हार्ड था, तो आप नेक्स्ट मॉक के लिए कैसे तैयारी करते थे? ओके, तो मैं रीजनिंग के लिए ये सजेशन देना चाहूँगा कि रीजनिंग में पहले जो मिसलेनियस पार्ट होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वगैरह, ये जो छोटे छोटे सिलॉग्स वगैरह, सिलॉजिज्म्स वगैरह जो छोटे टॉपिक्स होते हैं, इन्हें पहले पूरा सॉल्व कर लीजिए, ये क्विकली हो भी जाते हैं। फिर बचे हुए टाइम में पजल्स को या सिटिंग अरेंजमेंट को स्टार्ट कीजिए। तो ये जो भी है ये सब एक्सपीरियंस का ही है, मतलब जितने मॉक्स देंगे उस हिसाब से एक अंदाज आ जाता है कि क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है कि ये, हाँ, ये पजल जल्दी हो जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी एक एग्जांपल दूँ तो अगर पजल या सिटिंग अरेंजमेंट में ज़्यादा वेरिएबल्स है तो उसमें समझ में आ जाता है कि ये जल्दी होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं कि पेपर जैसे ही मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाता है या कोई भी एक्चुअल एग्जाम में भी, तो ज़्यादा वेरिएबल्स दिखे तो उसे मैं बाद में करूँगा, पहले इजी वाले को पहले कंप्लीट करूँगा। ओके। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने एक जन का सुना था कि वो क्या करते थे ना कि जो 35 क्वेश्चंस होते हैं, जो 30 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के, वो पहले एक बार गो थ्रू कर लेते हैं और वो चेक कर लेते हैं कि एक पजल के कितने क्वेश्चन है, उसको अलग अलग मार्क करके रख देते हैं, एंड देन वो ट्राई करते हैं कि वो 1 मिनट में कर ले, एंड देन फिर स्टार्ट करते हैं। क्या ये स्ट्रैटेजी आप अपनाते थे कि आप वन बाय वन? नहीं, मैंने ऐसे और स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं की थी। मैं क्या करता था, इवन रियल एग्जाम हो या नॉर्मल एग्जाम हो, वो प्लेटफॉर्म्स तो अभी सभी वैसे ही बनाए गए हैं कि आपको रियल एग्जाम जैसा फील आ जाता है। बस क्या है कि रियल एग्जाम बहुत स्लो होता है, सिस्टम काफ़ी स्लो रिएक्ट करता है और प्लेटफॉर्म्स काफ़ी फास्ट वर्क करते हैं। ओके। लेकिन मैं यूजुअली मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन जो है वो यूटिलाइज करता था। जैसे मैंने ओपन किया, मुझे पहले पजल आया एज अ क्वेश्चन नंबर 1, तो उसे मैं मार्क फॉर रिव्यू किया, आगे गया, सिलॉक्स दिखा, उसे सॉल्व किया, उसे फिर आगे आगे गया। तो ऐसे मार्क टू रिव्यू का मैं जो ऑप्शन है उसे मैं जरूर यूटिलाइज करता था। फिर मुझे पता चल जाता था कि पूरे 35 या 30 क्वेश्चंस में कितने पजल वाले हैं, उन्हें मैं फिर फटाफट देख लेता था, जो इजी है उसे पहले सॉल्व कर लिया, इस तरीके से। एंड कॉन्स के लिए कॉन्स के लिए डीआई पहले करते थे कि उसको नहीं सेकेंड वे में करते थे? नहीं, मैथ्स के लिए भी मैंने यही अप्रोच रखा कि जो इजी वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन हो गया, या फिर जो पैसेज वाले क्वेश्चंस भी रहते, पैसेज इन द सेंस कि अभी प्रीलिम्स में तो पैसेज नहीं रहता, आता है तो फिर वो एक केसलेट फॉर्म में आ जाता है, डीआई के फॉर्म में ही। लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, अगर वो इजी लगा तो सॉल्व कर लिया। वो कैसे भी प्रैक्टिस समझ में आ जाते हैं कि ये ऐसे वर्डिंग्स दिखे, इतना इतना उसमें अगर क्वांटिटी या जो हिंट्स दिए हुए हैं तो मैं तुरंत कर सकता हूँ, इसे 1 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ या ऐसे। तो फर्स्ट अप्रोच ये है कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन को पहले सॉल्व करना है, देन मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, एंड देन फिर डीआई और ये सबको मैं लास्ट में सॉल्व करता था। तो ये हमेशा या लास्ट में डीआई रखते में भी ऐसे कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो 30 सेकेंड्स में कर सकते हैं, वो भी विद प्रैक्टिस समझ में आ जाते हैं। कि जैसे कि कंपैरिजन रहता है, रेशियो वगैरह रहता है कि ये ए कंपनी और बी कंपनी का रेशियो बताओ, किसका कितना ज़्यादा परसेंट है या कम है। तो ये आप 30 सेकेंड्स में या 1 मिनट में मैक्स कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस मैं करता था, मतलब जो इजी अवेलेबल है उसे पहले ग्रैब कर लो। पहले कर लो। ओके। एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश? इंग्लिश के लिए आपने कुछ अलग से किया? जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये बैंकिंग रिलेटेड जो भी इंग्लिश होती है वो बहुत अच्छे लेवल की आती है। सो आप ऐसे कुछ करते थे कि आपने कुछ अलग किया हो? नहीं, मैंने न्यूज़पेपर यूपीएससी के टाइम पे ज़रूर रीड किए थे, लेकिन जैसे मैं बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो वो मेरे मॉक टेस्ट में कवर हो जाते थे। मॉक टेस्ट में प्रीलिम हो या मेंस हो, पैसेज रहते ही है, तो वैसे एंड सिनोनिम्स हैं वो सब? जो पैसेज में वगैरह करता था तो उसमें कैसे जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ मॉक टेस्ट को, तो उसमें नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहता है सिनोनिम्स रिलेटेड, या उसमें भी जैसे वर्ड्स पूछते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का क्लोजेस्ट सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है। तो उससे रिलेटेड एनालिसिस पे मैं ज़रूर थोड़ा सा
डिटेल वर्क करता था। कहीं नोट डाउन करते थे उसे? नहीं, नोट डाउन नहीं। नोट डाउन नहीं किया, नहीं। बस ट्राई करते थे रिमेम्बर करने। हाँ, एंड जो रॉन्ग क्वेश्चंस होते थे या हार्ड क्वेश्चंस होते थे व्हाइल गिविंग मॉक, उस टाइम आप जब इन इंग्लिश सब में से या मैथ्स और रीजनिंग में, ओके, ओके। तो उसके लिए आप कुछ अलग वे करते थे कि मुझे याद करना है, उसके लिए कहीं नोट डाउन करना या? एक नोटबुक मैंने मेंटेन की थी कि ओके। जहाँ पे मुझे कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस दिखे हम्म मॉक टेस्ट में वगैरह, तो वो मैं उसका सॉल्यूशन एंड वो क्वेश्चन नोट करके रखता था। हम्म बाद में जैसे जैसे मैं मेंस का प्रिपरेशन करने लगा तो मुझे वो नीड मेरा कम होते गया, मतलब जितने भी क्वेश्चन है मैं इतना हम्म। कैपेबल हो गया था कि मैं कर पा रहा हूँ सारे तो क्वेश्चन। फिर वो जैसे फिर जैसे वो आप नोटिंग स्टार्ट मैंने किया, बंद कर दिया, फिर मैं धीरे बस धीरे वो कम हो गया। मार्क करके रख देता था कि हम्म वो ऑप्शन सभी वेबसाइट्स में अवेलेबल है कि आपको ये हम्म क्वेश्चन अच्छा लगा तो उसे बुक मार्क करके रख सकते हैं, हम्म। बाद में कभी रेफर भी कर सकते हैं इसमें। ओके, सो जैसे आपने ये सब कर लिया, व्हाट अबाउट जीए? जीए के टाइम जब मॉक्स आप देते थे, तो जीए कितना स्कोर आता था आपका? जीए मतलब 50%, 20% या 60%, कैसा आता था? 30 to 40%। दैट इज इनफ? एफ सी आई पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे हैं हाँ, या बैंकिंग एफसीआई बैंकिंग एफ सी आई पॉइंट ऑफ व्यू? 30 to 40% इज ओके, बट आप ट्राई करिए कि वहाँ पे भी कर पाए, लेकिन ओके कैसा है कि बैंकिंग में करंट अफेयर्स ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके। सो मतलब हाँ, अगर ये लेकिन एफ सी आई में आपको स्कोप है कि आप हम्म, जीके अगर अच्छा रखते हो तो आप और भी स्कोर कर सकते हो। तो ये जो 4 सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन में हमें कहाँ मैक्सिमम स्कोर करना चाहिए? मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग यहाँ पे यहाँ तो पे? लेना ही है मार्क्स। ओके। अगर आप एफ सी आई पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब हम्म ऐसे एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे बैंकिंग प्लस जीके है, हम्म तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तो आपको अच्छा रखना ही है हम्म ताकि आप मेरिट बना पाओ, हम्म या कुछ नहीं तो एटलीस्ट एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ। हम्म तो यहाँ के मार्क्स आपके फिक्स होने चाहिए, जैसे अगर 75 क्वेश्चंस है तो 75 में से 70 तो आपके पक्के होने चाहिए ओके। कि ये मुझे मिलेंगे मार्क्स। फिर आप जीए पे ज़्यादा रिलाई करने, मतलब फिर आप ऐसे है कि आपको जीके पे पूरे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, फिर जीके आपका मेरिट बनाने का काम करेगा। जैसे कि मुझे एफ सी आई मेन्स की बात याद है, मेंस का जो जीके था काफ़ी इजी आया था, अराउंड 40 क्वेश्चंस थे, इजी था। बहुत लोग जो सेंटर में थे ना वो बोल रहे थे कि अरे मैं 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आया, या काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आया, 30+, 35+। मैंने खुद 23 अटेम्प्ट किए थे, बट मेरा फोकस ये था कि रिस्क नहीं लेना है अननेसेसरली, इजी है क्वेश्चन, चलो ठीक है अच्छा है, बट एक्यूरेटली अटेम्प्ट करना है। जितना भी है 100% हाँ, है। और फिर जैसे ही घर आया, क्लासेस के आंसर कीज वगैरह आ ही जाते हैं, तो उसमें से मेरे 21 करेक्ट थे। ओके। मुझे जितना पता था कि मुझे मेंस में आउट ऑफ 120 73 अराउंड मार्क्स आने वाले, मुझे 71 आने, 71.5। बेटर, तो वहां से ही आपका आइडिया क्लियर हो गया था ये सब। हाँ, कि मुझे रिस्क, अननेसेसरी रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। तो आपने जैसे बताया कि प्री के लिए आपने मॉक अब स्टार्ट कर दो वंस हम्म, यू कंप्लीट योर कोर्स। हम्म। मेंस का आपने कब स्टार्ट किया? प्री जैसे आप पेपर दे के आते हैं, कॉन्फिडेंट आता है, वहीं से शुरू करते हैं कि यू वेट फॉर रिजल्ट, और तब तक तैयारी शुरू चालू है, लेकिन मेंस का मॉक कब से शुरू किया? रिजल्ट आने के बाद कि जैसे ही प्री दे दिया उसके बाद? जैसे कि मेरा 2021 में ग्रेजुएशन होता है, मार्च 2022 तक मैं थोड़ा सेट हो जाता हूँ कि हाँ मुझे ये क्लासेस करने, इनके ये कोर्सेज मुझे कंप्लीट करने, मतलब मुझे पूरा गाइडेंस सब कैसे ढूंढते ढूंढते, मिल जाता है। हाँ सेट होने तक मुझे 2022 हो गया मार्च। हम्म तो पहले मैंने प्रीलिम्स का पोर्शन कवर किया, प्रीलिम्स के मॉक्स वगैरह सब चालू थे, देन मेरा पहला प्रीलिम क्लियर होता है आईबीपीएस पीओ का। हम्म फिर उसके बाद मेंस का जो क्विक, क्योंकि कैसे प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आता है स्पेशली आईबीपीएस में, वो जस्ट 15 डेज पहले बताते हैं कि मेंस है 15 डेज बाद, तो तभी तो मैंने जस्ट मेंस का जो फास्ट फास्ट यूट्यूब पे वगैरह होता है वही प्रिपेयर किया था। लेकिन उसके बाद से मैंने मेंस का प्रॉपर कोर्स जो था वो कंप्लीट किया, रिकॉर्डेड लेक्चर, सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देखे मैंने, क्योंकि लाइव लेक्चर्स में उतना टाइम नहीं होता है, 1 घंटे का लेक्चर होता है, लेकिन वही अगर रिकॉर्डेड देखो, नोट्स बनाओ, तो उसमें 2-3 घंटा चला जाता है हर एक लेक्चर के लिए। नोट्स ज़रूर बनाने हैं, स्पेशली मैथ्स के लिए, रीजनिंग में उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैथ्स के नोट्स ज़रूर बनाने, क्योंकि वो एक अच्छा आपके दिमाग में वही क्वेश्चन पहले आप देखते हो, टीचर से समझते हो, फिर उस पर आप नोट्स बनाते हो, तो वही पूरा दिमाग में बैठ जाता है अच्छे से, और फिर उसे वापस रिवाइज भी करते हो बिफोर द सेकेंड लेक्चर या नेक्स्ट लेक्चर।
तो नोट्स ज़रूर बनाने मैथ्स के लिए स्पेशल मैं यही सजेस्ट करूँगा। सो मेंस फिर उसके आगे मेरा ऐसी तैयारी था कि मेरा प्रीलिम्स हो गया है, मैं मेंस के लेक्चर्स देखता था। अड्डा 24/7 का जो था, मतलब जितना लेक्चर्स कवर करने थे वो हो गए, लेकिन मुझे ऐसे भी कुछ मॉक में नज़र आ रहे थे कि जो कवर नहीं हुए हैं। ओके। तो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी थोड़ा एक्सप्लोर करने लगा, जैसे ऑलिव बोर्ड से भी मैंने थोड़े से मैथ्स के लिए स्पेशली टीआई रिलेटेड लेक्चर्स देखे थे। लेकिन हो जाता है, एक प्लेटफॉर्म से भी आपका हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि यार ये कवर नहीं हो रहा है तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी जा सकते हो, लेकिन वो सब नॉमिनल फीस ही है, इतना कुछ ज़्यादा फीस नहीं है प्लेटफॉर्म्स में। सो फाइनली एग्जाम हो जाता है, आपका रिजल्ट आ गया। अब बताइए कि रिजल्ट का डे कैसा था? रिजल्ट का डे काफ़ी स्ट्रेंज था। फैमिली में एक इमरजेंसी थी तो मम्मी अरे। भी बाहर गई थी, हम्म। पापा बद्रीनाथ गए थे, अरे। और दर्शन करने के बाद रात को अराउंड 10 बजे रिजल्ट आता है। काफ़ी अलग मोमेंट था, लेकिन मैं घर पे अकेला ही था, ओके, कोई कहाँ नहीं। सेलिब्रेट करूँ वगैरह सब। लेकिन वो अभी भी मुझे याद है कि जो मैंने पहले फ़ोन किया पापा को कि मेरा फाइनली एक गवर्नमेंट जॉब हो गया है। सो व्हाट वाज हिज रिएक्शन? काफ़ी अच्छा रिएक्शन था, फिर वीडियो कॉल भी किया था। अच्छा योगेश्वर, एक चीज हमें पूछना है कि एफसीआई के ऑफिसेस कहाँ पे होते हैं? बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन रहता है कि इनके कहाँ है, मतलब वेस्ट जोन आपने जैसे बताया हम ऑडियंस के लिए, लेकिन ये तो बताइए कि महाराष्ट्र में कहाँ, अगर कुछ पता होगा तो ओके, सही। तो मैं ओवरऑल बता देता हूँ ओके। कि एफसीआई का मेन हेडक्वार्टर्स दिल्ली में, ठीक है। देन 5 जोन्स में डिवाइडेड है। हम्म। तो वेस्ट जोन में जो जोनल ऑफिस है वो मेन ऑफिस है पूरे जोन के लिए, मतलब ठीक। 5 स्टेट्स के लिए, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड गोवा। हम्म। देन उसके बाद रीजनल ऑफिसेज आते हैं, हम्म। हर एक स्टेट का एक रीजनल ऑफिस। हम्म। सो महाराष्ट्र गोवा का एक ही है, आरओ मुंबई। ठीक। देन गुजरात का अलग एक आरओ है। तो वैसे रीजनल सबका ऑफिसेस है, होता है। फिर उसके नीचे आते हैं डिविजनल ऑफिसेस। तो वैसे डिविजनल ऑफिसेस है महाराष्ट्र में है, जैसे पनवेल है, बोरीवली है, अमरावती, औरंगाबाद, पुणे, ऐसे सब जगह यहाँ डिविजनल पे, ऑफिस हाँ। है। फिर उनके अंदर उनके अंडर आते हैं एफएसडीज, फूड स्टोरेज डेपोज आते हैं। ओके। जैसे डीओ पनवेल के अंडर आता है तलोजा साइलो, हम्म। एफएसडी पनवेल, हम्म। एफएसडी रत्नागिरी, एमएसडब्ल्यूसी रत्नागिरी, एमएसडब्ल्यूसी कुडाल। हम्म। तो जो पोस्टिंग होता है वो मेन जो एफसीआई के ओन्ड ऑफिसेज है वहाँ पे ही होता है, जैसे एफएसडी पनवेल, एफएसडी रत्नागिरी हो गया, अंडर पनवेल हो गए। या बोरीवली में अगर बात करेंगे तो एफएसडी भिवंडी और एफएसडी बोरीवली में, ऐसा है। तो ऐसे ही ज्वाइंस होते हैं। तो इसमें एक्चुअली काम क्या, आपका बेसिकली कैसे काम होता है, ओके, मतलब आप अगर हाँ, ज्वाइन कर रहे हो तो आपको क्या क्या काम दिया जा सकता है? ओके। तो मैं कैडर वाइज एक ओवरऑल बता देता हूँ। ठीक। तो डेपो कैडर इज लॉजिस्टिक्स, हम्म। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसी में उनका यस रहता है। यस। ओके। देन जनरल कैडर का ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, मतलब आपको जनरल में भी दिया जा नहीं सकता है नहीं, आपकी? फॉर्म जब हमने फॉर्म भरा था तो हाँ। डेपो का ही फॉर्म भर सकते हैं, या जनरल का, या अकाउंट्स का, या टेक्निकल का। अच्छा, ये पूछा कैडर जाता है से, पहले से ये ही, कैडर कैडर से, पूछा जाता कैडर है। से, ओके ओके। तो मतलब जब आप फॉर्म भरोगे तो ये आपको कैडर पूछा जाएगा, तो यस उस यस। हिसाब से तो मतलब। एक टाइम पे एक ही भर सकते हैं, यानी मैं अगर AG3 डेपो का भर रहा हूँ तो मैं उसी के साथ AG3 जनरल या अकाउंट्स का नहीं भर सकता। ओके। मैं चाहिए तो मैनेजर जनरल, मैनेजर फर्दर। डेपो, हाँ, उनका ऐसे कर सकते, वो अलग कैटेगरी आ गया। तो ओके। वो दो अलग एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं ना, एजी एक AG3 के लिए हो रहा है, क्लास कैटेगरी 3 के लिए, और एक हो रहा है कैटेगरी 2 के लिए। ओके, तो उसके वैसे, लिए कैडर के हिसाब से फिर एग्जाम्स ये सब। यस यस ओके। यस। सो ये आपने जो हमें इलेबोरेट किया पूरा एफसीआई के बारे में, अब ये इसको सम अप करते हैं हम लोग। एंड सम अप करने से मुझे एक चीज बताइए कि आप हमारे आने वाले जो एस्पिरेंट्स है, जो भी हमारे साथ ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि कैसे एग्जाम्स जैसे हैं ये कैसे तैयारी की जाती है, एंड उसके साथ क्या मोटिवेशन रखना चाहिए एक एस्पिरेंट को, कैसे डिफिकल्टीज को ओवरकम करना हो, कैसे आप बताएंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैथ्स में तो ज़रूर नोट्स बनाने, ओके। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन होता है ना कि मैथ्स को कैसे ओवरकम करें। तो आप जैसे नोट्स बनाओगे, उसे बार बार रिवाइज करोगे, तो नोट्स जैसे बनाओगे ना तो उसमें बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं जी। रीजनिंग में उतनी ज़रूरत मुझे फील नहीं हुई, उसमें भी कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए ज़रूर बनाने। इंग्लिश में भी आप एक बार आप कोर्स कर रहे हो तो एक बार बना लीजिए, ताकि जो भी क्योंकि हम एक बार लिखते हैं ना तो उससे बहुत सी चीज़ें
क्लियर हो जाती है। जैसे कि हम पहले बार सुनते, फिर समझते, फिर उस समझ को हम वापस नोट्स के फॉर्म में उतारते हैं, तो उससे एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाता है माइंड में। दूसरी बात, मॉक टेस्ट को एक डेली हैबिट बना दीजिए कि आप डेली प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दे रहे हैं एटलीस्ट, ताकि आपका स्पीड बना रहे। आप, क्योंकि जितने मॉक टेस्ट देंगे उससे एक अलग कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम में। एग्जाम के पहले ही एक महीना मॉक टेस्ट देंगे ऐसा ना करिए, डेली दीजिए। भले ही आपका एग्जाम हर 6-6 महीने में हो रहा है, जैसे एक टाइम होता है एग्जाम का। जैसे बैंकिंग एग्जाम्स जून से स्टार्ट होते हैं टिल जनवरी फेब तक चालू रहते हैं, फिर बीच में वापस 5 मंथ्स का गैप आ जाता है। तो वो 5 मंथ्स के गैप में भी मॉक टेस्ट जरूर चालू रखिए। ओके, उसमें बंद ना करें क्योंकि बहुत बंद ना ज्यादा करें। रिलैक्स हो जाते हैं लोग। यस। ओके, सो और एक मैं एक कहना चाहूंगा कि आरबीआई में भी अभी जो आरबीआई असिस्टेंट है वो एक बैंकिंग एग्जाम हो गया, लेकिन जो आरबीआई ग्रेड बी हो गया, सेबी ग्रेड ए हो गया, आईआरडीए हो गया, तो ये इनको हम बैंकिंग नहीं कह सकते। इनका जो प्रीलिम्स वगैरह होता है उसमें थोड़ा बैंकिंग पोर्शन रहता है, लेकिन बाकी सब थियरी एंड ऑल ज़्यादा रहता है, वो फाइनेंशियल सेक्टर एंड इकोनॉमिक्स रिलेटेड ज़्यादा रहता है। तो वो एक अलग फील्ड आ गया। तो बैंकिंग में ये सारे आईबीपीएस, एसबीआई ये आ गए, इंश्योरेंस कंपनीज आ गए। एफसीआई, ईएसआईसी को ऐसे बोल सकते हैं कि वो थोड़ा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। एसएससी एक अलग फील्ड आ गया, एंड देन ये रेगुलेटरी बॉडी से एक अलग फील्ड आ गया। तो जो फील्ड आपको करना है। हाँ ऑप्ट करना है, वो एक एक मेरी सजेशन ये रहेगी कि एक कोई चूज करिए, उसी परस्यू कीजिए, एंड उसी पे थोड़ा दो सा फील्ड एट focus अ करें। टाइम मत। सो मुझे एक चीज बताइए, जैसे आपने एफसीआई ज्वाइन कर लिया फिर आप, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी एफसीआई के बारे में। सो आप मुझे ये बताइए कि एफसीआई का प्रमोशन कैसा है? एफसीआई में बेसिकली कैसा है कि 3-3 साल में प्रमोशंस है। अगर वैकेंसीज ठीक ठाक वगैरह आती है, और आती भी है, मतलब मैंने जितना ऑब्जर्व किया। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स? डिपार्टमेंटल एग्जाम्स अभी हो गई है स्टार्ट, मतलब ओके। हाँ, तो उनका फ्रीक्वेंसी तो नहीं बता सकता, लेकिन हमारे रिक्रूटमेंट के टाइम पे एक एग्जाम होके गई थी। ओके। सो वहाँ पे जो असिस्टेंट्स थे, AG3, AG2, AG1 जो थे, वो डायरेक्ट मैनेजर का एग्जाम दे सकते थे। मैनेजर एजीएम का एग्जाम दे सकते थे डायरेक्ट। अच्छा, सो ये जो आप बोल रहे हो वो कौन सा लेवल, मतलब लेवल पे कौन से चले जाते हैं? एक आप अगर जैसे बता एज अ AG3 देखे तो AG3 एक लेवल 5 जॉब है, ओके, और मैनेजर लेवल 6 जॉब है। मैनेजर लेवल 6। लेवल 6 या 7 भी बोल सकते हैं, ओके, या लेवल 7 बोल सकते हैं। सो ये अप टू विच पोस्ट कहाँ तक जाता है? मतलब आपके रिटायरमेंट तक आप किस पोस्ट तक जा सकते हो? अगर सब ठीक रहा, अगर Promotions. सपोज मैं कोई एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, कोई एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, तो भी मैं एजीएम तक तो जा ही सकता हूँ आराम से। ओके, दैट इज नेक्स्ट टू। यानी AG3 से AG2, AG1 मैनेजर एंड असिस्टेंट जनरल मैनेजर। ओके, एजीएम तक, मतलब इतना लंबा रास्ता आप पार जा कर सकते हैं, Okay. जा सकते हैं, अगर That is- वैकेंसी सब बराबर रहे तो। हाँ, एंड दैट इज स्पैन ऑफ कितने इयर्स में ये पॉसिबल है? मैनेजर के लिए अराउंड 15 ईयर्स लग जाते हैं, ओके, एंड एजीएम के लिए, मैनेजर टू एजीएम अराउंड 10 ईयर्स, 10 to 12 ईयर्स लग सकते हैं। ओके। इट ऑल डिपेंड्स ऑन वैकेंसीज। हाँ, ये तो पिरामिड है, हाँ, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो ऊपर, धीरे धीरे हाँ, कम yes, yes, होता जाएगा। definitely। ओके, सो ट्रांसफर भी पॉसिबल? हाँ, जब कैटेगरी 3 में जो टॉप पोस्ट है वो AG1 है, वहां से जैसे वो AG1 टू मैनेजर हो जाता है, तो वो उसका कैटेगरी चेंज हो जाता है, वो कैटेगरी 2 एम्प्लॉय हो जाता है। तो वहां पे अगेन प्रोबेशन होता है 1 साल का, एंड डेफिनेटली ट्रांसफर होता है, मतलब चेंज ऑफ स्टेट होता है। अगर वो महाराष्ट्र में तो गुजरात, लेकिन विद इन वेस्ट जोन होता है। ओके, वेस्ट जोन में ही आप वेस्ट जोन में ही रहेंगे। होगा। ओके, लेकिन जब वो मैनेजर टू एजीएम होता है तो वो ऑल इंडिया होता है। अच्छा, ऑल द दैट इज एजीएम्स आर ऑल इंडिया, ऑल इंडिया लेवल में उनको कंसीडर। लेकिन अगर जैसे किसी को वेस्ट जोन में ही रहना हो, सो ही कैन ऑप्ट दैट, मतलब आप ये वाला पोस्ट एफसीआई एग्जाम दे सकता है क्योंकि उसे वेस्ट जोन में ही बहुत कम ही ट्रांसफर होगा, लेकिन होगा तो वेस्ट जोन में ही होगा अंटिल अब वो वहां तक ना पहुंच जाओ एजीएम तक। ओके, सो गाइस, आपको समझ में आया होगा कि हमने योगेश्वर से जाना कि कैसे एग्जाम्स को हम देखते हैं, और खासकर मैं वो फील्ड वाले एक बंदे को लेके आया हूँ जो बहुत कम है यूट्यूब पे। एफसीआई जैसे एग्जाम है जिसके बारे में आपको कहीं ना कहीं गूगल में पता चल जाता है, लेकिन रियल टाइम पे एक एक्सपीरियंस बंदा जिसने एग्जाम दिया, उसके बाद वही फील्ड में है, एंड होम पोस्टिंग कैसे ली जाती है, ट्रांसफर का लॉजिक क्या होता है, ये सब के बारे में हमने जाना। सो थैंक यू योगेश्वर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंस को गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको कैसा लगा? काफी अच्छा लगा। ओके ओके, एंड अगर आपको अच्छा लगा होगा एंड आपको बहुत सारे एजुकेशन के बारे में पता चला होगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।